महक जितनी संस्कारी थी उतनी ही भोली भी थी और वो बहुत ही आसानी से किसी की बातों में आ जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन महक गांव में अपनी सहेली पूनम के साथ पानी लेने के लिए जा रही होती है। तभी उन दोनों को रास्ते में एक मुर्गी मिलती है। वो तो देखो मुर्गी, लेकिन ये मुर्गी यहाँ कैसे आ गई? कहीं किसी मुर्गी वाले की तो नहीं है जिसकी खो गई हो और ये यहाँ आ गई हो चलते चलते। कैसे भी आई हो, लेकिन इससे हमें क्या लेना देना। चलो पानी भरने। अरे तुम क्या पागल हो? ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? तुम्हें पता भी है आजकल मुर्गी का मीट कितना महंगा आ रहा है और यहाँ तो हमने सामने से ही मुर्गी मिल रही है और तुम कह रही हो छोड़ी से। लेकिन अगर किसी ने हमें मुर्गी चुराते हुए पकड़ लिया ना, तो होगा क्या हमारा, तुझे पता है ना। तुम बिना महक कितना डरती हो। अरे कोई है ही नहीं यहाँ तो किसी को पता कैसे चलेगा कि हमने उसकी मुर्गी चुराई है। और वैसे भी जब तक उसे पता चलेगा तब तक तो मुर्गी हमारे पेट में होगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, हमें मुर्गी नहीं चुरानी चाहिए, हमें पाप लगेगा। अरे महक तुम अपना मुंह बंद ही रखो, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। चलो अब चुपचाप से मेरी मदद करो मुर्गी चुराने में, दोनों आराम से आज मुर्गी ही खाएंगे। पूनम महक के साथ मिलकर वो मुर्गी चुरा लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पास में कहीं आग जलाकर मुर्गी को पकाने की तैयारी करने लग जाती हैं और कुछ देर बाद मुर्गी पकाकर खाते हैं। तभी वहाँ राजू नाम का एक आदमी आता है जो नीले पंखों को जमीन में देखकर उन दोनों से कहता है, अरे मोरी मैया, ये नीला पंख तो हमार मुर्गी का है। ये हमार मुर्गी का पंख ये जमीन पे कैसा पड़ा हुआ है? तुम दोनों ने जरूर हमारी मुर्गी को कहीं ना कहीं देखा होगा। चलो बताओ, हमार मुर्गी कहाँ है? किसने देखा है हमारी मुर्गी को? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा मुर्गी को, मैं बस यहाँ पानी लेने आई थी। अच्छा तुमने नहीं देखा, तो जरा ये बताओगी कि नीला पंख यहाँ कैसे आया? क्योंकि ये तो हमार मुर्गी का है, हम उसको रंग किए थे ताकि कोई चुरा ना ले। लेकिन तुम लोग को पता है, जल्दी बताओ ये पंख यहाँ कैसे आया? देखा पूनम, मैं पहले ही मना कर रही थी कि हमें किसी की मुर्गी नहीं चुरानी चाहिए। देख लो, अब हम पकड़े गए। भैया हमें माफ कर दो, वो हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए हम आपकी मुर्गी खा गए। अरे का बोली तुम हमारी मुर्गी खा गई? हे भगवान, ये का सुन रहे हैं हम? अरे हमारी आंख में आंख डालकर खड़ी होकर कह रही हो और शर्म भी नहीं आ रही कि हमारी मुर्गी खा गई तुम? अब तुम देखो ये राजू बिहारी का करता है जी। तुम लोगों को अब हम सबक सिखाएंगे। तुम लोग हमारी मुर्गी चोरी की हो ना जी, अब तुमको मजा तो हम चखाते हैं। आज के बाद तुम कभी किसी की मुर्गी को हाथ तक नहीं लगाओगी। महक तू मुझे माफ कर दियो, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुर्गी इसने ही खाई है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना है। आपको जो भी बात करनी है आप महक से कर लीजिए, क्योंकि आखिरकार मुर्गी तो इसने ही खाई है ना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। पूनम इतना बोलकर तुरंत वहाँ से जाने लगती है और पूनम के पीछे से महक जा रही थी कि राजू से पकड़ लेता है। अरे वो तो भाग रही है, लेकिन तुम कहाँ भाग कर जाओगी? मुर्गी खाई है ना, तो चलो अंडा निकालो। मैं कोई मुर्गी तो हूँ नहीं जो तुम्हें रोज अंडे दे दूंगी। आप मुझे माफ कर दो और मुझे कल तक का समय दो। मैं कल तक आपकी मुर्गी के बदले मैं तुम्हें दूसरी मुर्गी दे दूंगी। अरे बहुत देखे हैं तुमने जैसे हमने। अरे तुम अंडा दे रही हो कि नहीं दे रही हो? चलो अंडा दो। राजू धमकी देने लगता है। तभी महक की नजर सामने पड़े हुए पत्थर पर पड़ती है, जिसका आकार अंडे जितना था। रात का अंधेरा भी था। महक वो पत्थर उठाती है और बोलती है, ये लो, ये रहा अंडा, अब मुझे जाने दो। इतना बोलकर महक भी वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो शहर में आ जाती है, जहाँ उसकी सास रेखा और ननद पारुल रहती है। पारुल बहुत नकचड़ी थी, इसलिए वो किसी की भी बात का सीधा जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन पारुल जिम से आती है और रसोई में अपने अंडे लेने जाती है, लेकिन वहाँ पारुल देखती है कि उसकी भाभी ने सारे अंडे तोड़ दिए हैं। भाभी ये क्या है, आपने मेरे अंडे तोड़ दिए? नहीं ननद जी, आप गलत बोल रही हो। आपके तो अंडे ही नहीं हैं। मैं आपके अंडे कैसे तोड़ सकती हूँ? ये तो मुर्गी के अंडे हैं, वो मुझसे गलती से टूट गए। हाँ लेकिन वो थे तो मेरे ही ना, मुझे खाने थे और आपने सारे अंडे तोड़ दिए। माफ कर दो ननद जी, वो तो मुझे यहाँ अंडे रखे हुए दिखे तो मैंने सोचा कि आज एक बार देख लो इस अंडों को कि मुर्गी कैसे निकालती है इन्हें। इस चक्कर में अंडे टूट गए। और आप ही बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है।
चलो कोई बात नहीं, अंडे में से मुर्गी नहीं निकल पाई तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप तो अंडा निकाल ही सकती हो ना। मैं अंडे कैसे निकाल सकती हूँ? वो तो मुर्गी का काम है ना। अरे भाभी, आप इतना क्यों सोच रही हो? अंडे देना बहुत आसान है। ये जो आपने अंडे फोड़े हैं ना, वो सब तो मैंने ही दिए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अंडे दे सकती हो। हाँ बताओ ना नाना जी, अंडे कैसे देते हैं? मुझे भी अंडे देने हैं। देखो, नीचे बैठ जाओ, लेकिन वैसे ही बैठना जैसे पेट खाली करते टाइम बैठते हैं। कम से कम पूरे 1 दिन बैठोगी तो 1 दिन में 1 अंडा निकाल ही लोगी। देखा, बहुत आसान है ना ये। हाँ, ये तो सच में बहुत आसान है। मुझे तो अभी पता चला कि अंडे ऐसे देते हैं, नहीं तो मैं अभी तक बहुत सारे अंडे निकाल चुकी होती। ननद जी, आप तो बहुत अच्छी हो, आपने मेरी इतनी मदद की। चलो भाभी, आप यहीं बैठी रहो। आज का खाना मैं बना लूंगी और सबको दे भी दूंगी। पारुल की बातों में महक आ जाती है और फिर वो वहीं बैठ जाती है, इस उम्मीद से कि वो सच में अंडा निकालेगी। ऐसे ही काफी देर हो जाती है। इतनी देर हो गई है, अब तक लग तो नहीं रहा कि अंडा आ भी रहा है। उठ जाऊं क्या मैं? नहीं, ननद जी ने भी इतने सारे अंडे निकाले थे, मैं कैसे नहीं निकाल सकती हूँ? उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे ही बैठे रहने को, अंडे निकलते रहेंगे। अब मैं ऐसे ही बैठूंगी, तभी तो अंडे आएंगे ना। महक काफी ज्यादा देर तक वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद महक की सास रेखा उसे ढूंढते हुए आती है और रसोई में महक को बैठे हुआ देखकर बोलती है, अरे बहू, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? आज तूने ना खाना बनाया, ना अपनी शक्ल दिखाई। यहाँ कौन सा खजाना मिलता है जो तू यहाँ आकर बैठ जाती है? उठ अब यहाँ से। नहीं माँ जी, मैं उठ नहीं सकती, अंडा आने ही वाला होगा। ननद जी ने बताया है, मुझे ऐसे बैठने से अंडा निकलता है। मैं तभी तो यहाँ इतनी देर से बैठी हूँ। हे भगवान, इस लड़की को शर्म नहीं आती। गुस्सा तो इसके नाक पर बैठा रहता है। मेरी भोली सी बहू को पागल बनाया। ये बेचारी तो कुछ भी नहीं जानती है, नई आई है अभी। जो उसने कहा इसने मान लिया। क्या हुआ माँ जी, आप खुद से क्यों बातें कर रही हो? आप भी ऐसे अंडे देती हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो तो अच्छा हुआ ननद जी ने मुझे बता दिया। बहू तो उठ अब यहाँ से, और जो मैं बोलूँगी तू वही करेगी। रेखा अब अपनी बहू को सब समझा देती है और अगली सुबह महक एक अंडा लेकर पारुल के पास जाती है। देखो ननद जी, आपने कहा था ना कि ऐसे अंडे निकलते हैं, मैंने भी ये अंडा निकाला है। पागल हो गई हो क्या भाभी? आप ऐसे अंडे कैसे निकल सकते हैं? अरे मैं सच बोल रही हूँ, जैसे आपने कहा था वैसे ही अंडा निकाला है मैंने। अब महक ऐसे ही कई दिनों तक लगातार अंडा पारुल को दे रही थी। पारुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद जब महक अंडा लेकर पारुल को देती है। अच्छा भाभी, क्या सच में वैसे ही अंडे निकलते हैं? हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। इतने दिनों से मैं आपको अंडा दे तो रही हूँ। अपनी भाभी की बातें सुनने के बाद महक पूरी रात पूरी सुबह वैसे ही बैठी रहती है। उसके पैरों में दर्द होने लगता है। तब वहाँ रेखा और महक आते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, क्या हुआ पारुल, अंडा नहीं निकला क्या अब तक? माँ, आप हंस रही हैं? इसका मतलब ये सब आपने ही किया है। अब समझ में आया, दूसरों को पागल क्यों बनाना नहीं चाहिए। पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। पूनम अपने कमरे में बैठकर बालों में मेहंदी लगा रही थी। तभी वहाँ पूनम की सास सुधा आती है और पूनम को मेहंदी लगाते देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू बालों में मेहंदी क्यों लगा रही है? कोई काम नहीं है घर में क्या जो मेहंदी ही लगाना है तुझे? माँ जी, घर का सारा काम तो फैला पड़ा है। अभी पहले मैं बालों में मेहंदी लगा लूं, फिर घर के काम करती हूँ। अरे वही तो पूछ रही हूँ, ठंड पड़ रही है और तू ठंड में ही अपने बालों में मेहंदी लगा रही है। सर में दर्द हो जाएगा तेरे, रहने दे ये मेहंदी। आज से पहले तो कभी तूने ये मेहंदी नहीं लगाई। माँ जी, मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं। शादी से पहले भी मेहंदी लगाती थी मैं। अब तक मेहंदी का रंग नहीं गया था, इसलिए नहीं लगाई, लेकिन अब जा रहा है तो लगा रही हूँ। हे भगवान, क्या होगा आजकल के बच्चों का? जवानी में ही बाल सफेद हो रहे हैं। ये तुम लोग फालतू की चीजें लगाते रहते हो ना, इसलिए ही तुम लोगों के बाल इतनी जल्दी कमजोर हो जाते हैं। मैं अपने बालों में वो पुराने समय की तरह सरसों का तेल ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ही है मेरे बाल। अब इसमें सरसों के तेल या मेरी कोई गलती थोड़ी है। फिर तो तेरे माँ बाप से ही तुझे इतने कमजोर बाल मिले होंगे, वरना और क्या कारण हो सकता है? माँ जी, आपने तो मेरी माँ को देखा ही है, उनके बाल कितने अच्छे हैं और मेरे पापा के बाल भी बहुत सही हैं। मैं ही पता नहीं कहाँ से उजड़ा चमन लेके आ गई। तू इतनी सी बातों में अपना दिल छोटा मत कर, ये सब तो आम बात हो गई है। अब तू बालों में मेहंदी लगा ले, फिर घर के काम कर लियो। माँ जी, लग ही गई है मेहंदी,
तो अब ज्यादा घने लंबे बाल थोड़ी हैं मेरे जो पूरा दिन ही निकल जाए इसी में। छोटे से तो बाल हैं, मैं जाकर काम कर ही लेती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तू बार बार अपने बालों को क्यों दोष दे रही है? तूने देखा है ना आजकल के लोगों को, उनके बाल कितने छोटे होते जा रहे हैं, तो वो क्या अब तेरी तरह इन बात को लेकर बैठ जाए और रोने लगे? मैंने आज तक बालों में मेहंदी और सरसों का तेल ही लगाया है। तो क्या हुआ, तू भी बालों के डॉक्टर को दिखा दे, वही बता सकते हैं ना कि तेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं। समस्या है तो समाधान भी तो होगा ना बहू। नहीं माँ जी, वो इतना महंगा इलाज बता देंगे मानो जैसे हमें चांद पर घर लेना हो। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, रोज अपने बालों का दुख मना सकती हूँ, लेकिन पैसों का गम नहीं। पूनम को अपने झड़ते हुए बालों का दुख था, क्योंकि अभी पूनम की ज्यादा उम्र नहीं थी और बालों का इतना झड़ना पूनम को काफी परेशान कर रहा था। लेकिन पूनम फिर भी अपनी सास की बात मानकर बालों को दिखाने नहीं जाती और ऐसे ही रहती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ समय के बाद पूनम घर का धीरे धीरे काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन लता आती है और पूनम को धीरे धीरे काम करता देखकर लता कहती है, अरे सुधा की बहू, तू इतने आराम से क्यों काम कर रही है? जल्दी से काम खत्म करके हट जा। क्या बताऊँ आंटी आपको, मेरी कमर और घुटनों में तो इतना समय हो गया है, काफी ज्यादा दर्द होता रहता है और काम करने में भी बहुत परेशानी होती है। तभी तो आराम से काम करती हूँ मैं। जवानी में ही बूढ़ी हो रही है बहू तू तो। तुझसे ज्यादा जान तो तेरी सास में होगी अभी भी। आंटी जी, मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ, बस थोड़ा दर्द है घुटने और कमर में, और इससे कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। बहू बुरा मत मानियो, लेकिन कमर दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब बुढ़ापे के ही लक्षण है, वरना जवान लोगों में कितनी फुर्ती रहती है, ये तो मुझे तुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। सच में क्या मैं जवानी में बूढ़ी हो रही हूँ? अगर मैं जवानी में बूढ़ी हो गई तब तो अनुज जी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं और सास बहू एक जैसी ही लगेंगी। माँ जी तो मुझे ताने दे देकर ही मार देंगी। अब मैं क्या करूँ? अब क्या तुझे भूलने की भी बीमारी हो रही है क्या? यही खड़ी हूँ और तू है कि मुझे भूलकर अपनी ही दुनिया में खो रही है। दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, या आँखों में भी कोई परेशानी हो रही है? आंखें तो बिल्कुल ही ठीक है, बस थोड़ा कमर और घुटने में दर्द ही रहता है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहू तो एक काम कर, एक बूढ़ों वाली छड़ी ले ले, वो तेरे लिए मदद भी करेगी। लता पूनम का काफी मजाक बनाने लगती है और उस पर काफी ज्यादा हंस रही होती है। तभी वहाँ पर सुधा आती है और लता को अपनी बहू पर इस तरह हंसते हुए देखकर सुधा कहती है, क्या बात है लता, मेरी बहू पर हंसी आ रही है तुझे? कोई जोक सुनाया है क्या इसने? नहीं, कोई जोक तो नहीं सुनाया, लेकिन तेरी बहू की जवानी में बुढ़ापा ही जोक है। अच्छा, वैसे सुनने में आया था कि तेरी बहू तो जवान है और उसमें फुर्ती भी है, और फिर भी घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ता है। क्या हुआ, तेरी बहू की फुर्ती तुझे डरा कर रखती है क्या? अरे मुझे याद आया, मुझे तो पास के सत्संग में जाना था, इसलिए तुझे पूछना आई थी। लगता है तू थोड़ा व्यस्त है, तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। इतना बोलकर लता वहाँ से जल्दी से 9-11 हो जाती है। सुधा तो अपनी बहू को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूनम खुद ही हिम्मत हारने लगी थी और अपने आप को दूसरों से कम समझने लगी थी। ऐसे ही एक दिन पूनम को अपने पति अनुज के साथ एक पार्टी में जाना था। अनुज अपने कमरे में पूनम का इंतजार कर रहा था कि वो तैयार होकर कब आएगी। थोड़ी देर बाद पूनम तैयार होकर आती है तो पूनम को देखकर अनुज जोर जोर से हंसने लगता है और पूनम से कहता है, पूनम, तुमने कितना मेकअप कर रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे झुर्री आ रही है तुम्हारे चेहरे पर, जरा ठीक करो अपना चेहरा। झुर्रियाँ कैसे आ सकती हैं? मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, और आप अनुज जी कुछ ज्यादा ही हंस नहीं रहे? हंसू नहीं तो क्या करूं मैं? अरे तुम तो अभी से बूढ़ी लग रही हो, बच्चे भी नहीं हुए अभी तो, पता नहीं आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। तुम योगा किया करो, कम से कम झुर्रियाँ तो नहीं आएंगी ना। मुझे यहाँ इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल कम किया करो। हाँ, तो मैंने आज तक अपने बालों में कभी कोई केमिकल की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बाल तो ठीक नहीं हो रहे ना, और चेहरे पर तो 1-2 क्रीम क्या लगा ली, झुर्रियाँ आने लगी। तुम्हें अच्छे से पता है, इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, केमिकल वाली चीजें नुकसान करती ही हैं। तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब ठीक थी। चेहरे पर झुर्रियाँ बोलकर सारा मूड खराब कर दिया। मैं नहीं जा रही पार्टी में, तुम खुद ही अकेले जाओ, मेरा मन नहीं है अब जाने का। अरे मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया है कि तुम भी मेरे साथ आ रही हो, ऐसे मत करो। हाँ, और मेरी झुर्रियों को देखकर सब यही बोलेंगे कि अपनी माँ को लेकर आया है पार्टी में।
तुम नहीं जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, और कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। सबसे पहले तो तुमने ही बोला था ना, और अब तुम बोल रहे हो कि कोई दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। मैं नहीं जा रही, तुम अकेले ही जाओ। पूनम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पूनम अपने आप को लेकर अब बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे बार बार लोगों से जवानी में बूढ़े होने की बात सुनने को मिल रही थी, इसीलिए पूनम का आत्मविश्वास अब खोने लगा था। अब पूनम ज्यादा कहीं बाहर जाना भी पसंद नहीं करती थी, और परेशान रहने की वजह से एक दिन पूनम को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी वहाँ अनुज और सुधा आते हैं और उसे कमरे में लेकर जाते हैं। पूनम को होश में लेकर आते हैं। तभी सुधा बोलती है, बहू मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, मन में कोई बात है तो मुझे बता तो सही। माँ जी, मैं जवानी में बूढ़ी हो रही हूँ, अब आप लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे ना। ओ शिट, तुम अब तक उस बात को लेकर बैठी हो? क्या बात? बस यही बात नहीं है, मेरी झुर्रियाँ भी आ रही हैं, शरीर भी दर्द, बाल भी झड़ रहे हैं। ये सब तो बहू तू जिस वजह से परेशान हो रही है, तेरी प्रॉब्लम तो वही है। इतना परेशान होने से ये सब ठीक नहीं होगा। हाँ, और मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हें उसका इतना बुरा लग जाएगा। अब बहू तू वही करेगी जो मैं बोलूँगी। सुबह शाम योगा और सलाद खा खाने में, और तेरे बालों को भी मालिश करूँगी मैं, फिर देखियो सब ठीक हो जाएगा। सुधा अपनी बहू की परेशानी को समझती है और उसे अच्छे से समझाती भी है। फिर घर में सभी लोग पूनम का हौसला बढ़ाते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करने लगते हैं। पीहू जून की सड़ी गर्मी में बाहर से आकर सीधा रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है और एक चिल्ड पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। ये सब देखकर उसकी माँ नेहा कहती है, पीहू तू कब सुधरेगी? अरे अभी अभी बाहर से आई है और आकर सीधा ठंडा पानी पीने लगी, सर्द गर्म हो जाएगा। क्या माँ, बाहर देखा है कितनी गर्मी है, और सीधा आकर पानी नहीं पीऊंगी तो क्या उल्टा आकर पीऊंगी? तूने तो कसम खाई है कि मेरी नहीं सुनेगी। मत सुन, जब नाक बंद हो जाएगी ना तब मुझे मत बोलियो। नेहा के समझाने पर भी जब पीहू नहीं मानती तो वो उसको छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। अब घर आकर पीहू ठंडा पानी पीने के बाद सीधा कमरे में जाती है और एसी चलाकर अपने बेड पर पसरते हुए कहती है, ये है जिंदगी। बाहर तो इतनी सड़ी गर्मी है कि इंसान खड़े खड़े ही कोयला बन जाए। असली जन्नत तो घर में है। एसी चला के आराम से सोऊंगी मैं। पीहू अपने कमरे में आराम से सो जाती है। शाम के समय जब वो जागती है तो उठते ही जोर जोर से छींके मारने लगती है, जिसके बाद वो नाक से सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जुकाम के कारण उसकी नाक बंद पड़ी है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये कौन से मौसम का जुकाम हुआ है मुझे? माँ के पास जाती हूँ। पीहू अपने कमरे से नीचे हॉल में आकर बैठी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ देखो ना, मुझे जुकाम हो गया है, वो भी गर्मी के मौसम में। बाहर लोग सड़ी गर्मी से परेशान है और मैं इस गर्मी में जुकाम से। और भी ठंडा पानी बाहर से आते ही ऊपर से जाकर मैडम एसी में सो गई। अब ताने मारने की जगह बता दो ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मुंह से सांस लेने की, और इस जुकाम की वजह से मेरी नाक बंद है। कहीं मैं सांस लेना ही भूल गई तो मुझे दुनिया को अलविदा करना पड़ेगा। बकवास करवा लो तुझसे बस, और कुछ नहीं। कल मेडिकल से एक जुकाम की गोली ले लियो कॉलेज जाते हुए। बेचारी पीहू अब ऐसे ही पूरी रात जुकाम में निकालकर अगले दिन ठंडे पानी से नहाकर कॉलेज के लिए तैयार होती है और जाते हुए रास्ते में एक जुकाम की गोली लेकर कॉलेज निकल जाती है। शाम के समय जब वो घर आती है तब भी उसका जुकाम वैसा का वैसा था, जिस पर नेहा उससे कहती है, आ गई गर्मी में जुकाम वाली, दवाई नहीं ली क्या तूने? ली थी माँ, और कैंटीन में खाना खाने के बाद भी खाई थी, फिर भी आराम नहीं मिला। क्या खाया था खाने में? सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसके बाद ठंडे पानी से गोली खा ली। गोबर दिमाग की औलाद, जुकाम को ठीक करने के लिए दवाई ली थी या बढ़ाने के लिए? अब जुकाम में कम से कम कुछ हेल्दी खाकर दवाई खाते हैं, वो भी गर्म पानी से। लेकिन तुझे कहाँ अकल आएगी? यार माँ, वैसे ही सड़ी गर्मी और जुकाम की वजह से मेरा सर दर्द है, इसलिए मुझे अब परेशान मत करो, बाद में गर्म पानी से खा लूंगी। ठीक है, जा अपने कमरे में। और हाँ, एक बात और, आज हमारे खानदानी पंडित जी आए थे, उन्होंने तेरे लिए एक रिश्ता बताया है, तो मैंने उन लोगों को कल घर पे बुलाया है। वैसे भी एक हफ्ते में तेरा कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो मैं भी तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। शादी से पहले बेटी जुकाम से चल बसी ना, तो आप अच्छे से मुक्त हो जाओगे। इतना बोलकर पीहू कमरे में जाती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह एक सौरभ नाम का लड़का अपनी माँ निर्मला के साथ पीहू के घर आता है, जहाँ नेहा उनका अच्छे से स्वागत करती है और पीहू हाथ में शरबत लिए आती है। शरबत का ग्लास निर्मला को देते हुए वो उसके मुंह पर जोर से छींकती है
जिस पर निर्मला कहती है, आय हाय, मैं बेटे के लिए बहू देखने आई हूँ, अपने लिए बीमारियाँ नहीं। ये क्या किया? माफ करना आंटी जी, वो मुझे जुकाम है इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे कुछ नहीं होता है, लो माँ रुमाल साफ कर लो चेहरा। अरे इतनी गर्मी में जुकाम, लगता है आपकी बेटी बहुत ही अलग है। दुनिया सर्दी में जुकाम से परेशान है, लेकिन ये पहले ही बीमारी लेकर बैठी है। वो बहन जी बस बच्ची है, सड़ी गर्मी में बाहर से आकर ठंडा पानी पी लिया होगा, हो गया जुकाम, ये तो ठीक हो जाएगा, आप शरबत पीजिए ना। इसके बाद दोनों परिवार वाले एक दूसरे से बातें करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता पक्का करते हैं, जिसके 2 हफ्ते बाद ही सौरभ और पीहू की शादी हो जाती है। और तब तक भी गर्मी में पीहू का जुकाम ठीक नहीं होता। शादी के बाद जब दुल्हा दुल्हन का स्वागत करने के लिए निर्मला दोनों की आरती उतारती है, तो पीहू वहाँ भी जोर से चीख मारकर आरती का दिया बुझा देती है, जिस पर निर्मला बोलती है, अरे बहू, क्या तूने कसम खाई है मेरे मुंह पे छींकने की? और आज तेरी छींक ने आरती का दिया भी बुझा दिया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं क्या करूँ, ये मेरा जुकाम जा ही नहीं रहा है। इतनी गर्मी में तो लोगों को कोल्ड छूता भी नहीं, और मुझे ऐसे पकड़े हुआ है जैसे मैं पिछले जन्म की प्रेमिका हूँ इसकी। आप कितनी मजाकिया हैं। माँ कोई नहीं, दोबारा जला लो दिया। बाकी पीहू के जुकाम को ठीक करने के लिए मैं इसको अच्छे से डॉक्टर से दवाई दिलवा लाऊंगा। हाँ हाँ, आते ही जोरू के गुलाम बन जाते हैं आजकल के बच्चे। निर्मला बेचारी दोबारा से आरती का दिया जलाकर उनका स्वागत करती है और अपनी बहू को घर में लाती है। अब पीहू कमरे में बैठी सौरभ का इंतजार कर रही थी, जहां वो इसके इंतजार में कमरे में रखा ठंडा पानी का जग पूरा पीकर खत्म कर देती है और आखिरी ग्लास को पकड़े बैठी होती है। कुछ देर में सौरभ जैसे ही कमरे में आता है और पीहू के करीब आकर कुछ कहने को होता है, इतने में पीहू जोर से चीख मार कर कहती है, सॉरी सौरभ जी, मैं क्या करूँ, इस जुकाम ने मुझे परेशान किया हुआ है। देखिए पूरे शरीर को गर्मी लग रही है और एक नाक ही है जिसे सर्दी लग रही है। मेरा तो सर दर्द भी हो गया इस जुकाम से। कोई नहीं पीहू जी, ऐसा करिए, मैं आपको एक मेडिसिन देता हूँ, वो खाकर आप आराम कर लीजिए। सौरभ ड्रॉर में से एक मेडिसिन निकाल कर उसे देता है, जिसे पीहू हाथ में पकड़े ठंडे पानी से खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पीहू जल्दी से नहाकर नीचे जाती है और अपनी सास निर्मला को मास्क पहने देखकर उससे कहती है, माँ जी ये मास्क क्यों पहना है आपने? अरे मुई तेरे करके, तुझे जो ये सड़ी गर्मी में जुकाम हुआ है ना, और जो तू हर बार मेरे मुंह पर छींक मारती है, उससे बचने के लिए मैं तो कहती हूँ तू भी लगा ले, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो तू है। ठीक है माँ जी, मैं लगा लूंगी बाद में। अभी आप मुझे ये बताइए, आज मुझे पहली रसोई की रस्म करनी है? हाँ, उस तरफ रसोई है, कुछ मीठा बना ले जाकर। और हाँ, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन भी है, तो उसके लिए भी तैयार रहियो शाम को। ठीक है माँ जी। पीहू रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी करती है। इतने में सौरभ कमरे से तैयार होकर आता है और पीहू को आवाज देकर कहता है, पीहू कहाँ हो? पीहू नाक पोंछते हुए रसोई से बाहर आकर बोलती है, हाँ जी बोलिए। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, कुछ घंटों में आ जाऊंगा मैं। वहीं हॉल में बैठी निर्मला अपने बेटे को कहती है, बेटा शादी के अगले दिन ही काम पर। माँ एक जरूरी मीटिंग है, आ जाऊंगा कुछ देर में। अच्छा अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। सौरभ जैसे ही निकलने को होता है, पीहू जोर से चीख मारती है और ये देखकर निर्मला चिल्लाते हुए कहती है, अरे सौरभ बेटा रुक जाइए, तेरी गर्मी में जुकाम वाली बीवी ने छींक मार दी। अरे बहू तुझे इतनी अकल नहीं है, कोई किसी काम से बाहर जा रहा है तो छींक नहीं मारते? माँ जी ये मेरी मर्जी से थोड़ी निकली है नाक से, अपने मन की मालिक है। माँ क्या आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? अरे कुछ नहीं होगा, और पीहू आता हूँ कुछ देर में मैं, ठीक है बाय। इतना बोलकर सौरभ चला जाता है, जिसके बाद पीहू वापस से रसोई में जाकर अपना बनाया हलवा अपनी सास के लिए लेकर आती है और जैसे ही वो निर्मला को देने को होती है, वो फिर से छींक मारती है और हलवा निर्मला के हाथों में जाने की जगह सर पर गिरता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू नहीं सुधरेगी, तू सब कुछ छोड़, पहले अपने इस बेमौसम जुकाम का इलाज करवा, वरना मैं तेरी मुंह दिखाई नहीं करवा पाऊंगी। लोग तो तुझे आशीर्वाद देंगे और तू उनको बदले में जुकाम। माँ जी माफ कर दो। तेरी माफी का अचार डालूं? हे भगवान, कहाँ से मिल गई ये गर्मी में जुकाम वाली बहू। इतने में सौरभ वापस से घर में आता है और ये सब सुनकर बोलता है, माँ बस करो, मैं पहले पीहू को दवाई दिलवा कर लाता हूँ, वैसे भी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। चलो पीहू। जी आई। पीहू सौरभ के साथ एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाती है, जो उसको अच्छे से चेक करके दवाई देता है, साथ ही सारी सावधानियां बताता है कि ठंडे पानी से दवाई नहीं खानी, साथ ही साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना है
जिसके बाद पीहू कुछ दिन डॉक्टर के कहे मुताबिक चलती है और उसका गर्मी में जुकाम कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा गलती से भी बाहर से आकर कभी तुरंत पानी नहीं पीती और चिल्ड तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गर्मी में जुकाम वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए।